जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास को लेकर के हाजिर हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई थी। दोस्तों, दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पहला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, और दूसरा, भारत में कब हुई थी। तो क्या ये सर दो अलग अलग क्वेश्चन है? जी हाँ, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर केवल पूछेगा आपसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, केवल पूछेगा कब हुई थी, भारत में नहीं, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी विदेश में। और कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क में। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी इसकी स्थापना, जिसको मैडम अल्काट और ब्लावात्स्की ब्लावात्स्की ठीक है। तो ये दो लोगों ने मिलकर के, दो पर्सन ने किया है, अल्काट और ब्लावात्स्की। ये दो लोगों ने न्यूयॉर्क में किया है इसकी स्थापना। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में इसकी, अच्छा वैसे इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। 1875 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत में इसकी स्थापना किसने किया था, तो भारत में इसकी स्थापना दोस्तों 1882 में जो एनी बेसेंट थी, वो इसी संस्था द्वारा इंडिया भेजी गई थी। इसी संस्था द्वारा वो इंडिया भेजी गई थी। वो आई थी 1893 में। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1882 में दोस्तों हुआ था मद्रास के अड्यार में। मद्रास के अड्यार में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। मद्रास के अड्यार में 1882 में इसकी स्थापना हुई थी। और एग्जाम जो हमारा क्वेश्चन है वह भारत में कब हुई थी, ये ज्यादा पूछा जाता है। तो भारत में इसकी स्थापना मैंने बताया आपको 1882, आपको ध्यान रखना है। तो 1882 ही सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बॉम्बे ट्रायड के रूप में किन्हें जाना जाता है? बॉम्बे ट्रायड दोस्तों यानी कि इनको कहते हैं बंबई का त्रिमूर्ति। अगर आपसे पूछे बंबई का त्रिमूर्ति किसे कहते हैं, बंबई का त्रिमूर्ति, ठीक है, त्रिमूर्ति किसे कहते हैं? त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति किसे कहते हैं? त्रिमूर्ति किसे कहते हैं? तो तिलक, गोखले और मेहता को मूर्ति, दोस्तों ये ऐसे होगा ना, ऐसे त्रिमूर्ति। अब इसको सुधार लीजिएगा, त्रिमूर्ति ऐसे होगा ये, त्रिमूर्ति। ठीक है, बंबई का त्रिमूर्ति। बॉम्बे ट्रायड के रूप में, यानी बॉम्बे ट्रायड या बंबई का त्रिमूर्ति के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो क्या तिलक, गोखले और मेहता को जाना जाता है? तिलक लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोखले को जाना जाता है। गांधी, नेहरू और पटेल को जाना जाता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन गलत आ चुका है, और आप लोग सुधार लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं इसको स्किप कर देता अभी। लेकिन नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि बंबई का त्रिमूर्ति किसे कहते हैं। आप नाम ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, आप अलग से इसको नोट कर लेंगे। ठीक है ना, बंबई का त्रिमूर्ति या बॉम्बे ट्रायड किसे बोलते हैं? तो सबसे पहले है फिरोज शाह मेहता। इन तीन लोगों में फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। दूसरे हैं बदरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और तीसरे हैं केटी, केटी तेलंग, केटी तेलंग। ये तीन लोग हैं दोस्तों जो बॉम्बे ट्रायड में गिने जाते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि बॉम्बे ट्रायड में कौन एक शामिल नहीं है, तो तीन नाम ये दे देता है, एक नाम बाहर से दे देगा, और आपको उसमें से चुनना पड़ेगा कि कौन बॉम्बे ट्रायड में शामिल नहीं है। इन तीनों लोगों के ग्रुप को, ये तीनों के तीनों लोगों का संबंध मुंबई से ही था, बॉम्बे से ही था। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे ट्रायड का हिस्सा नहीं था। इन तीनों ही लोगों को बंबई का त्रिमूर्ति कहते हैं। ये तीनों लोगों का संबंध भी कहां से था? मुंबई से ही था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? दोस्तों, तो जो मराठा समाचार पत्र था, अगर उसकी भाषा पूछे आपको, आपसे भाषा पूछे, तो ये क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। ठीक है, और जिन्होंने मराठा निकाला था उन्होंने ही केसरी भी निकाला था, केसरी, और ये मराठी में था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों ही समाचार पत्र दोस्तों 1881 में प्रकाशित हुई थी। और किसने प्रकाशित किया था, तो आप लोग समझ गए होंगे, बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है? जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं दोस्तों, इनके समाचार पत्र का नाम पूछा जाता है, तो इनके समाचार पत्र का नाम है द हितवाद, द हितवाद।
अगर आपसे पूछे द हितवाद किसका समाचार पत्र है, तो गोपाल कृष्ण गोखले का है दोस्तों। जो फिरोज शाह मेहता का समाचार पत्र है फिरोज शाह मेहता के समाचार पत्र का नाम दोस्तों है द बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल, द बॉम्बे क्रॉनिकल इनका आता था, फिरोज शाह मेहता का। और जो अरविंद घोष हैं, इनके दो समाचार पत्र आपको ध्यान रखने हैं। ये दो समाचार पत्र कौन कौन से हैं, तो एक है दोस्तों वंदे मातरम, वंदे मातरम, और ये मोस्ट ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। वंदे मातरम किसका समाचार पत्र था, तो अरविंद घोष का समाचार पत्र था। और एक तो वंदे मातरम है इनका, एक और था एक वंदे मातरम है और एक और है दोस्तों, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वंदे मातरम है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसका है वंदे मातरम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वंदे मातरम, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किसका है, तो ये है अरविंद घोष का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई थी, दोस्तों आजादी के बाद हमारी औद्योगिक नीति स्टार्ट हुई थी। और उस टाइम जो उद्योग मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, उद्योग मंत्री, इन्होंने प्रस्तुत किया था इस प्लान को संसद में। और वो कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये हमारे उद्योग मंत्री थे उस टाइम। हालांकि अगर आपसे पूछे कि भारत में मंत्रालय से त्यागपत्र देने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ये भारत में पूंजीवाद के सपोर्टर थे, ये नहीं चाहते थे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसी कोई चीज हो, ये चाहते थे कि अमेरिका की तरह हमारे यहाँ भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो। ठीक है ना, तो इन्होंने औद्योगिक नीति की प्लान इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये कब, और ये 1948 में, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 1948 से पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई थी, 1948। अब ये ध्यान रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके प्रस्ताव को पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। अंग्रेजों के नाक में दम करने वाला अगर कोई एक सबसे ज्यादा अखबार था, यानी जिसने सबसे ज्यादा अंग्रेजों के बारे में कटु लिखा था, तो वो अमृत बाजार पत्रिका थी। और स्टार्टिंग में दोस्तों इसकी जो भाषा थी वो बंगाली थी, लेकिन जब वर्नाकुलर प्रेस, वैसे देखिए जो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन ने लाया था ना, वो स्पेशली इसी अमृत बाजार पत्रिका को टारगेट करके लेकर के आया था लिटन ने। इस अमृत, देखिए अमृत बाजार पत्रिका की भाषा थी बंगाली, और ये जब भी कुछ लिखते थे, इसको लिखते कौन थे, इनको जो प्रकाशित करते थे उनका नाम था शिशिर कुमार घोष। बहुत बार पूछा जाता है कि अमृत बाजार पत्रिका, क्योंकि ये बहुत विवादित है, अभी मैं कहानी बता रहा हूं आपको। शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। तो दोस्तों ये जो शिशिर कुमार घोष है, ये अमृत बाजार पत्रिका में बहुत ही कटु, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की गलत नीतियों के खिलाफ लिख करके लोगों को जागरूक करते थे। और ये बंगाली में लिखते थे, तो जब तक अंग्रेजों को उसमें क्या लिखा हुआ है ये पता चलता था, तब तक ये बात सबके यहाँ पहुंच जाती थी, यानी कि लोगों को जागरूक करने की जो बात थी वो सब तक फैल जाती थी, और अंग्रेजों को बाद में पता चलता था। तो अंग्रेजों ने इसीलिए 1878 में लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उस पे स्पेशली टारगेट किया था अमृत बाजार पत्रिका की। और इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि जितने भी क्षेत्रीय लैंग्वेज के अखबार हैं, है ना, क्षेत्रीय लैंग्वेज के, हिंदी अंग्रेजी नहीं, क्षेत्रीय लैंग्वेज के, तो जितने भी क्षेत्रीय लैंग्वेज के अखबार होंगे उसमें अगर कुछ भी छपता है तो पहले ब्रिटिश सरकार उसका सेंसरशिप करेगी। सेंसरशिप का मतलब पहले उसकी जांच करेगी, उसके उसमें क्या क्या तथ्य छपने वाले हैं, उसके बाद उसका प्रकाशन होगा, है ना। तो जैसे पहले आप छापना है तो आप पहले कार्यालय लेकर के आएंगे, उसको चेक करवाएंगे कि आज के अखबार में या हमारे साप्ताहिक अखबार में ये छपने वाला है। तो उसके बाद जब उसको अलाउ करेंगे तब वो आप छापेंगे। तो ये व्यवस्था थी अमृत बाजार पत्रिका को लेकर के। लेकिन आपको पता पता है दोस्तों कि ये रातों रात 1978 में ही, जैसे ये कानून आने वाला था, अमृत बाजार पत्रिका के जो शिशिर कुमार घोष थे, इनको ये बात पहले ही पता चल गई, और इन्होंने रातों रात ही अमृत बाजार पत्रिका को, उसी टाइम अमृत बाजार पत्रिका को इन्होंने अंग्रेजी में तब्दील कर दिया, ताकि कोई प्रतिबंधित ना हो। या हालांकि उद्देश्य इनका थोड़ा कम हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के ये रातों रात अंग्रेजी में हो गया। तो पहले ये बंगाली में था, बाद में ये अंग्रेजी में हो गया अमृत बाजार पत्रिका। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो 1868 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1868 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने किया था, तो शिशिर कुमार घोष ने किया था, शिशिर कुमार घोष ने। ठीक है, और जो ये था क्या नाम है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था,
वो स्पेशली यही टारगेट किया गया था। हालांकि और भी कई सारे अखबार थे, लेकिन स्पेशली मेन टारगेट पर यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे भारत के लोगों का मैग्ना कार्टा होगा, आप शब्द सुधार लीजिएगा। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो भारत के लोगों का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भारत के लोगों का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं दोस्तों? क्या 1858 के भारत शासन अधिनियम को, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को, 1935 के भारत शासन अधिनियम को, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को? तो इसका सही आंसर हुआ दोस्तों 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसको भारत के लोगों का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को महारानी उद्घोषणा के द्वारा सुनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती, हालांकि दोस्तों काकोरी जो ट्रेन डकैती है, इसका नाम बदल करके हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इसने क्या नाम रख दिया है? इस घटना का नाम बदल करके, यानी कि इतिहास में इस घटना का नाम ही सरकार ने बदल दिया, और इस घटना का नाम है दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो है, इसका नाम बदल दिया। तो इतिहास में ये काकोरी ट्रेन डकैती नहीं आएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन आएगा। कब हुई थी ये? तो दोस्तों क्या 1923 में, 1924 में, 1925 में, या 1926 में? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा 1925, और डेट भी आपको ध्यान रखना है 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 आप ध्यान रखेंगे, इसका जो डेट है काकोरी ट्रेन एक्शन का। इसकी कहानी मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब कहानी वहां से शुरू होती है जब महात्मा गांधी ने अचानक से असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, और जब असहयोग आंदोलन एकाएक महात्मा गांधी ने रोक दिया था, तो जो युवा थे उनके अंदर क्रांति का एक जुनून था, और उन्होंने महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के तुरंत बाद, जैसे ही असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, ब्रिटिश सरकार ने उनको जेल में डाल दिया, ठीक है। तो महात्मा गांधी जेल चले गए, लेकिन यहाँ पे जो क्रांतिकारी विचारधारा के थे, जिनके अंदर एक क्रांति का जुनून था, वे युवा मिल करके दोस्तों कानपुर में एक पार्टी बनाते हैं। कानपुर में एक पार्टी बनाते हैं जिसे हम लोग जानते हैं HRA नाम से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। कानपुर में इन्होंने एक पार्टी बनाई, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये कब बना था? तो ये बना था 1924 में, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे सचिंद्र सान्याल थे, जिन्होंने बंदी जीवन नाम की किताब लिखी है, तो सचिंद्र सान्याल थे। इसके अलावा योगेश चंद्र चटर्जी थे, है ना। इसके अलावा मतलब ये राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे। बाद में इसमें इसमें भगत सिंह भी आकर के शामिल हुए थे, तो भगत सिंह बाद में आकर के शामिल हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये HRA पार्टी है दोस्तों, और इन्होंने, जब भगत सिंह भी इसमें शामिल हो गए, तो एक घटना हुई 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1925 को एक घटना होती है। घटना क्या होती है? इनके संगठन को, ये जो HRA पार्टी इन युवाओं ने मिलकर के बनाई थी दोस्तों, जो HRA पार्टी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस पार्टी में सब मैक्सिमम युवा थे, क्रांतिकारी थे, है ना। तो इनके खर्च को लेकर के, और मतलब इनके पास ऐसी कोई पूंजी नहीं थी कि अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें। तो इन्होंने क्या प्लान बनाया? इन्होंने प्लान बनाया कि जो भी सरकारी खजाना होता है ब्रिटिश सरकार का, तो वो ट्रेन से जब लेकर के जा रहे होते हैं, तो हम रास्ते में ही उस खजाने को रोक करके लूटेंगे। तो इनको उम्मीद थी कि जैसे जो ट्रेन है, इसमें भारी भरकम पैसा होगा और सोने चांदी होंगे, और इस तरीके से हम उस ट्रेन को, सरकारी ट्रेन था जिसमें से यहाँ से अंग्रेज लूट करके लेकर के अपने देश जाते थे, तो यहाँ से वो नाव के माध्यम से लेकर के जाते थे। तो ट्रेन को लूटने का प्लान था। और शाहजहांपुर से यहाँ लखनऊ की ओर एक ट्रेन आ रही थी दोस्तों, और रास्ते में ही एक स्थान पड़ता है काकोरी, काकोरी, और ट्रेन का नाम क्या था? तो 8 डाउन ट्रेन, या 8 डाउन ट्रेन कहते हैं, या 8 डाउन ट्रेन। तो ये ट्रेन का नाम है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो 8 डाउन ट्रेन को दोस्तों इन्होंने क्या किया? काकोरी नामक स्थान पे, स्थान का नाम क्या है? काकोरी, और ट्रेन का नाम क्या है? 8 डाउन ट्रेन। तो इस ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर इन क्रांतिकारियों ने लूटा। और कब लूटा था? तो 9 अगस्त 1925 की ये घटना थी, और इन क्रांतिकारियों ने लूटा इसको। लेकिन जितना इन्होंने उम्मीद किया था, उतना इसमें धन संपदा इनको नहीं प्राप्त हुआ। और हालांकि बाद में ये मतलब क्रांतिकारी पकड़े गए थे, और पकड़े गए दोस्तों, फिर ब्रिटिश सरकार ने इनको बहुत ही कठोर दंड दिया था, बहुत कठोर दंड दिया था, और मैक्सिमम क्रांतिकारी, बहुत सारे क्रांतिकारी इसमें हताश भी हुए थे, और फिर क्रांतिकारी गतिविधियां जो है वो काफी टाइम तक रुक भी गई थी। इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि किसको कहाँ पर फांसी हुई थी। तो दोस्तों 4 लोगों को तो फांसी हुई थी, आपको ये नोट कर लेना है। वो 4 लोग कौन कौन से हैं? तो पहले हैं दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल।
और इनको फांसी कहाँ हुई थी? काकोरी जो कांड हुआ था तो इनको फांसी कहाँ पर हुई थी ये पूछा जाता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी हुई थी वो हुई थी गोरखपुर में। गोरखपुर में। दोस्तों हर क्रांतिकारियों को अलग-अलग जगहों पर फांसी दी गई थी। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल थे इनको गोरखपुर में फांसी हुई थी। दूसरे थे रोशन सिंह। रोशन सिंह और रोशन सिंह को जो फांसी हुई थी ये प्रयागराज में हुई थी। प्रयागराज के नैनी में इनको फांसी हुई थी। इसके बाद जो तीसरे हैं वो है राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी और जो राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी वो हुई थी गोंडा में। गोंडा में, ठीक है। और चौथे हैं अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान दोस्तों और इनको शाहजहांपुर में फांसी हुई थी। शाहजहांपुर में इनको फांसी हुई थी। तो ये चार क्रांतिकारी हैं और इनको चारों जगहों पे अलग-अलग फांसी हुई थी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो चंद्रशेखर आजाद है ये भी पकड़े गए थे। चंद्रशेखर आजाद ये भी पकड़े गए थे, हालांकि ये जेल से फरार हो गए, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा क्रांतिकारी काकोरी कांड के बाद ब्रिटिश सरकार के जेल से फरार हुआ था तो वो चंद्रशेखर आजाद यहाँ से इस जेल से ये फरार हो गए थे। और कौन सा क्रांतिकारी पकड़ा ही नहीं गया था, मतलब इसमें शामिल ही नहीं हुआ था, तो भगत सिंह दोस्तों इसमें शामिल ही नहीं हुए थे। भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह इसमें शामिल ही नहीं हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और जो चंद्रशेखर आजाद थे ये पकड़े गए थे, लेकिन पकड़े जाने के बाद इनको क्या हो गया था, फांसी हो गया था, लेकिन फिर ये क्या कर दिए, जेल से फरार हो गए, है ना। तो फांसी होने से पहले ये फरार हो गए थे, फांसी हो नहीं पाई थी, सजा सुनाई गई थी, लेकिन ये उसके पहले ही फरार हो गए, आपको ये भी ध्यान रखना है। और एक फैक्ट और दोस्तों, जो सचिंद्र सान्याल है, सचिंद्र सान्याल, तो सचिंद्र सान्याल इन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखा हुआ है बंदी जीवन। बार बार पूछा जाता है कि बंदी जीवन किसकी किताब है, तो सचिंद्र सान्याल का। तो इनको, सचिंद्र सान्याल को इसमें काला पानी की सजा हुआ था। काला पानी यानी कि अंडमान निकोबार के जेल में इनको भेज दिया गया था, जो सेलुलर जेल है वहां पर इनको भेज दिया गया था, है ना। तो सचिंद्र सान्याल को इसमें काला पानी की सजा हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन ट्रेन। और स्थान क्या था? काकोरी। और कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। ये सब जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो मैंने बता दिया। और इसके जो घटनाकर्ता थे यानी जिन्होंने इस घटना में शामिल हुआ था, उस संगठन का नाम पूछेगा कभी भी आपसे तो आपको बताना है एचआरए। एचएसआरए नहीं, एचआरए। एचएसआरए पार्टी इसके बाद बनती है, जब ये चंद्रशेखर आजाद जेल से फरार होकर के आते हैं और वो भगत सिंह से मिलते हैं, तो फिर से इन्होंने एचआरए का नाम बदल करके एचएसआरए कर दिया था। और ये 1928 में बनती है वापिस से, संगठन को वापिस से मजबूत करने के लिए। और फिर उसी के बाद भगत सिंह असेंबली में बम फेंकते हैं और उसके बाद उनके साथ बटुकेश्वर दत्त होते हैं। फिर उनको 1931 में फांसी होती है और 1931 में ही चंद्रशेखर आजाद भी मारे जाते हैं। और ये जो संगठन है ये फिर काफी कमजोर हो जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत जो है वो किसने किया था? तो ये किया था जो स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद, है ना। इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां पर हुआ था दोस्तों? तो ये बंगाल, बंगाल के बेलूर मठ से। बेलूर मठ, है ना। अगर आपसे पूछे कि ये रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कहां से हुआ था, तो बंगाल के बेलूर मठ से। और किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। और कब किया था? तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? 1897 से किया था उन्होंने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? और इसी का एक और दूसरा नाम भी है हिंदी में, दोनों ही नाम इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना है, हिंदी में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसी को कहते हैं भारतीय भारतीय सेवक समाज। भारतीय सेवक समाज, भारतीय सेवक समाज कहते हैं या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहते हैं। इसकी स्थापना किसने किया था? क्या गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, फिरोज शाह मेहता ने किया था, या महादेव गोविंद राणा ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों?
गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और कब किया था? तो 1905 में किया था। ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर किया था? तो मुंबई के पुणे में किया था, महाराष्ट्र के पुणे में किया था। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस से अलग हो गए थे? दोस्तों महात्मा गांधी आपको पता है कि ये 1915 में भारत आए थे, और 9 जनवरी 1915, और जब ये आए उसके बाद ही ये कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। और फिर इन्होंने किस वर्ष कांग्रेस को छोड़ दिया था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 1934। 1934 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। और 1924 में इन्होंने बेलगांव, कांग्रेस का एक स्थान है बेलगांव, बेलगांव, तो बेलगांव का इन्होंने अध्यक्षता किया था। तो बेलगांव अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था, अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कभी आपसे पूछे कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जो 1924 में है। और ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक में, ये आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? जो नेहरू रिपोर्ट है दोस्तों, ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, जो नेहरू रिपोर्ट है ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और कब प्रस्तुत की गई थी? क्या 1927 में, 1928 में, 1929 में, या 1930 में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1928 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता नरम दल से थे? यानी कि नरम दल से हैं। तो इनमें से कौन से एक नेता दोस्तों नरम दल से हैं? जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, तो जो अनुनय विनय करके और जो संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों से अपने सुधार की मांग करते थे, उन्हें नरम दल का कहा जाता था। और जो हड़ताल करके, जो अंग्रेजों का विरोध करके चीजों को, अपनी मांग को मांगते थे, तो उनको गरम दल का नेता कहते थे। तो नरम दल और गरम दल के नेताओं को विभाजित किया गया है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गरम दल का नेता है, या निम्नलिखित में से कौन सा एक नरम दल का नेता है? तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इनमें से नरम दल पूछा हुआ है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ही क्या है? नरम दल। अगर कभी आपसे गरम दल पूछे कि गरम दल के नेता, तो आपको ध्यान रखना है लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। और एक एक्स्ट्रा नेता ध्यान रख लेंगे, अरविंद घोष, अरविंद घोष। ठीक है, तो ये 4 नेताओं का नाम देता है। लाल से लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल से बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और पाल से विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ये आपको ध्यान रखना है, ये गरम दल के हैं। और नरम दल के गोपाल कृष्ण गोखले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह का ओवरऑल नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के पूरे विद्रोह का नेतृत्व जो किया था, जो नेता थे, वो थे जो अंतिम मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर। ठीक है, और वो दिल्ली से भी थे, हालांकि उनके जो दिल्ली में सेना का नेतृत्व किया था वो बख्त खान किए थे। तो ये पूछ रहा है कि इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह अलग अलग एरिया में अलग अलग नेतृत्व के अंडर में हो रहा था, यानी अलग अलग नेता जो है उनके नेतृत्व में ये किया जा रहा था। तो नाना साहब है, कुंवर सिंह है, तात्या टोपे हैं, या लियाकत अली है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? लियाकत अली। जो नाना साहब है, ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया था? तो कानपुर का। नाना साहब कानपुर। कुंवर सिंह कहाँ से? जगदीशपुर से, जगदीशपुर। और जगदीशपुर कहाँ पे है? बिहार, जगदीशपुर बिहार। जो तात्या टोपे हैं ये ग्वालियर, तात्या टोपे हैं ये कहाँ पे? ग्वालियर। और जो लियाकत अली है ये इलाहाबाद, इलाहाबाद। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पायनियर अखबार की शुरुआत कब हुई थी? द पायनियर, ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। पायनियर अखबार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अखबार था, एक अंग्रेज का ये अखबार था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? जो दोस्तों पायनियर अखबार है, इसकी शुरुआत इलाहाबाद में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। और जॉर्ज एलन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज एलन ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज एलन ने किया था, इलाहाबाद में किया था। और इसकी इस अखबार की शुरुआत कब हुई थी? तो क्या 1865 में, 1870 में, 1875 में, या 1880 में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1865 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ड्रेन ऑफ, आज के सारे ही क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है वो गलती से सारे ही ऑप्शन ए बन गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो कई सारे जो क्वेश्चन हैं उनके ऑप्शन ए में ही आ रहे हैं।
भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका ऑप्शन ए में आया है, आगे का पता नहीं है। भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया था? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? धन का बहिर्गमन सिद्धांत। धन का बहिर्गमन, धन का बहिर्गमन या धन का निष्कासन का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत या धन के निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने यह सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? 1867 में इन्होंने ये प्रस्तुत किया था। और ये भी पूछा जाता है कि किस किताब में इन्होंने प्रस्तुत किया था? तो द अन ब्रिटिश, इसका द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी किताब है। द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये इनकी किताब है 1867 में। इसी किताब में इन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा ये भी कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से एक अर्थशास्त्री है या कौन से एक अर्थशास्त्री नहीं है? तो हमारे ये जो स्वतंत्रता आंदोलन था, इसमें दोस्तों दादा भाई नौरोजी भी एक अर्थशास्त्री थे, रमेश चंद्र दत्त भी एक अर्थशास्त्री थे, और महादेव गोविंद रानाडे भी एक अर्थशास्त्री थे। तो ये तीन लोग अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, महादेव गोविंद रानाडे, ये तीनों के तीनों लोग क्या है? एक अर्थशास्त्री के रूप में स्थापित हुए थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर भी क्या होगा? ज्योतिबा फुले होगा। ठीक है, ज्योतिबा फुले होगा। और इसकी स्थापना हुई कब थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्य शोधक की स्थापना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है ना? ज्योतिबा फुले पर अभी मूवी आई थी, तो ये काफी करंट का मामला था और काफी विवादित भी हुआ। उस मूवी को लेकर के काफी सारे विवाद भी हुए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसकी स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 24 सितंबर 1900 सॉरी 1800, 24 सितंबर 1873, 24 सितंबर 1873 में ही ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज 1875 में, ये आपको ध्यान रखना है। जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। इसके अलावा इन्होंने अ, एक तो ब्रह्म समाज है, एक हिंदू कॉलेज ध्यान रखेंगे, हिंदू कॉलेज ध्यान रखेंगे, हिंदू कॉलेज 1817 में। और एक ध्यान रखेंगे आप, आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने किया था। आत्मीय सभा, ठीक है ना? आत्मीय समाज या आत्मीय सभा 1815 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? जो लाहौर षड्यंत्र केस है, ये पूछ रहा है कि कब हुआ था? तो क्या 1928 में हुआ था, 1929 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था? तो इसका आंसर आपको ए के रूप में नहीं देना है, बल्कि इसका सही आंसर क्या होगा? 1929 में हुआ था ये। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ये लाहौर षड्यंत्र केस था क्या दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब HSRA पार्टी बन गई थी, HSRA पार्टी बन गई थी, और इसमें जो HSRA पार्टी थी, इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, ये हम सब जानते हैं। तो जो HSRA पार्टी बनी थी, तो इसमें मेन दो लीडर थे, एक भगत सिंह थे, एक भगत सिंह थे, और दूसरे थे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद होते हैं, चंद्रशेखर आजाद। तो ये दो लीडर थे जो इसको लीड कर रहे थे, हालांकि बहुत सारे अन्य स्वतंत्रता सेनानी थे। तो दोस्तों इसी टाइम 1928 की घटना है, कहानी ध्यान से सुनिएगा। 1928 की घटना है कि 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन का ही विरोध करने के चक्कर में जो लाला लाजपत राय थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। जो लाला लाजपत राय थे, है ना, जिन्हें पंजाब केसरी कहते थे या शेर के पंजाब कहते थे, तो पंजाब के बहुत बड़े लीडर थे, यानी कि उस टाइम तो सबसे बड़े लीडर थे जो लाला लाजपत राय थे। 1928 में लाठीचार्ज में उनकी डेथ हुई थी, और भगत सिंह उस टाइम वहीं पर थे लाहौर में। लाठीचार्ज के दौरान जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो भगत सिंह भी वहीं पर थे, है ना। तो भगत सिंह के दिमाग में था कि हमें कैसे भी करके
इसकी बदला लेना है, जो लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज से मारा गया था 1928 में। तो भगत सिंह ने इसका बदला लेने के लिए दोस्तों जो इसका जिम्मेदार व्यक्ति था स्कॉट, अंग्रेज का नाम क्या था? स्कॉट। तो स्कॉट को मारने का प्लान बनाते हैं। स्कॉट को मारने का क्या बनाते हैं? प्लान बनाते हैं। तो स्कॉट को मारने के लिए इन्होंने प्लान बनाया था और भगत सिंह और इनके कई सारे सहयोगी थे, चंद्रशेखर आजाद और भी कई सारे सहयोगी थे। तो इन्होंने मारने का प्लान किया, बनाया स्कॉट को, लेकिन स्कॉट था नहीं। स्कॉट उस टाइम नहीं था और गलती से इन्होंने किसको मार दिया स्कॉट की जगह पे? सैंडर्स को। किसको मार दिया? सैंडर्स को। स्कॉट की जगह पे सैंडर्स को मार दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर ये केस खत्म हो गया, मतलब ये स्कॉट की जगह सैंडर्स को मार दिए, मामला रफा दफा हो गया। फिर दोस्तों 8 अप्रैल 1929 को, है ना, 8 अप्रैल 1929 को दोस्तों एक घटना होती है कि जो भगत सिंह है, ये असेंबली में, जो सेंट्रल असेंबली था, तो उसमें इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका था असेंबली में। हालांकि उस टाइम इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि अपनी मांगों को मांग करके, यानी ब्रिटिश सरकार को ये जवाब दिखाना था कि भाई बदले में हम भी गोलीबारी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो मांग है पहले आप वो सुनिए, हम भी फालतू में गोलीबारी नहीं करना चाहते, बमबारी नहीं करना चाहते। इसीलिए इन्होंने इस बमबारी में, जो उन्होंने बम गिराया था असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में, उसमें किसी को इन्होंने मारा नहीं था। तो इन्हें लगा था कि हम जाएंगे जेल और हम तो किसी की हत्या तो किए नहीं है, तो हम वापस से छूट करके कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। तो ये भगत सिंह थे और इनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। और जब ये पकड़े जाते हैं, इन्होंने अपने से गिरफ्तारी दे दी थी, इन्होंने भागने का प्रयास भी नहीं किया था। बम फेंकने के बाद इन्होंने अपने से गिरफ्तारी दी और इनको पूरी उम्मीद थी कि हम कुछ ही दिनों में छूट जाएंगे वापिस से, क्योंकि किसी की हत्या थोड़ी किए हैं। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़ लिया जाता है। लेकिन दोस्तों एक बड़ी घटना हो जाती है कि जेल में ही अंग्रेजों को ये पता चलता है, जब भगत सिंह के ऊपर केस चल रहा होता है, तो ये अंग्रेजों को पता चल जाता है कि जो सैंडर्स की हत्या किया था वो भगत सिंह ने ही किया था। तो इनको असेंबली में बम फेंकने की सजा की वजह से इन्हें फांसी नहीं हुई, बल्कि इनको सैंडर्स को मारने की वजह से फांसी हुई थी। और दोस्तों भगत सिंह को इसके बाद फांसी की सजा सुना दी जाती है और सारी क्रांतिकारी गतिविधियां एकदम से ठप पड़ जाती हैं। और 1931 में जब इनको फांसी होती है, उसी टाइम जो चंद्रशेखर आजाद एक बड़े लीडर थे, वो भी पकड़े जाते हैं। पकड़े क्या जाते हैं, मतलब वो गोली मार लेते हैं, उनकी गोली मार करके खुद से ही वो इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क था वहां पर इनकी डेथ मृत्यु हो जाती है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि सैंडर्स की जो हत्या का वो खुल गया था, उसी को कहते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। क्लियर है? और ये 1929, है ना, लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो इसी को लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं, जो ये फाइल खुली थी सैंडर्स की। तो ये 1929 है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन पहली बार कब हुआ था? इंडियन नेशनल आर्मी, है ना, तो इसकी स्थापना दोस्तों पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार हुआ था 1942 में। और किसने किया था? तो इसकी स्थापना दोस्तों किसने किया था? उम, क्या नाम था उनका? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना दोस्तों किया था जो रास बिहारी बोस है। रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस है। और बाद में इन्होंने 1943 में हैंड ओवर कर दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है दोस्तों, इसको लाया किसने था? तो इसको लाया था लॉर्ड लिटन ने। अरे क्या लिख रहा हूं मैं, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन लेकर के आया था इस कानून को। और ये कब, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? तो ये 1878 में लाया गया था। और इसको समाप्त कब किया गया था? 1881 में समाप्त किया गया। और 81 में किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था इसको। रिपन ने इसको क्या किया था? समाप्त किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट दोस्तों देखिए, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताता हूँ। जो पूना पैक्ट है, ये जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब था? तो 1931। तो जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं और वहां पर जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग थी अंबेडकर जी की, तो उसके विरोध में ये वापस चले आते हैं। और जब ये इंडिया आते हैं, तो आपको पता होगा कि 1932 में ही 1932 में 1932 में ही
ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पंचाट जारी किया था। सांप्रदायिक पंचाट जारी किया था और इस सांप्रदायिक पंचाट में जो एससी एसटी वर्ग था उनके लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जैसे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल था, ऐसे ही एससी एसटी के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था 1932 में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनल अवार्ड कहते हैं या सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। तो महात्मा गांधी द्वारा इस टाइम इसके विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दिया गया और उन्होंने उस टाइम वो यरवदा जेल में थे, तो यरवदा जेल में ही उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया और ये भूख हड़ताल इस कदर पूरे भारत में चर्चा का विषय बना कि बहुत सारे लोग अंबेडकर जी से बोले कि जाकर के आप महात्मा गांधी से मिलें और इस जो सांप्रदायिक पंचाट है इस पर आप लोग एक संतुलित कुछ समझौता करें। तो अंबेडकर जी यहाँ पर जाते हैं दोस्तों और 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी, महात्मा गांधी एवं अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। तो अंबेडकर जी, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों लोगों के बीच में क्या होता है, ये समझौता होता है, पूना पैक्ट होता है। और इस पूना पैक्ट में क्या था कि जो अंबेडकर जी हैं ये इस बात को मान जाते हैं कि ठीक है, जो ये है एससी एसटी वर्ग है इनको पृथक निर्वाचक मंडल हम नहीं लेंगे, लेकिन बदले में हमें उनकी सीटें रिजर्व चाहिए। तो सीटें रिजर्व के रूप में ये मतलब इन दोनों लोगों के बीच में समझौता हो जाता है। और अगर आपसे पूछे पूना पैक्ट हुआ कब था, तो 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932। और किसके किसके बीच में, तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। और सांप्रदायिक पंचाट था, उसके बाद इसको कैंसिल कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो एससी एसटी वर्ग था उसके लिए सीटों का रिजर्वेशन व्यवस्था महात्मा गांधी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और ये कहाँ पर होता है, जो ये पूना पैक्ट था ये कहाँ पर होता है, तो पुणे के यरवदा जेल में, यरवदा जेल में, ये आपको ध्यान रखना है। पुणे के यरवदा जेल में ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था आपको बताना है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जो 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल था और ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल था ये पहले और 1833 के एक्ट में इसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दोस्तों इसको आईटेक बोलते हैं, AITUC, है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आईटेक। ये क्या था, ये दोस्तों 1920 में, इसका सही आंसर है 1920। तो 1920 में क्या किया था कि जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग थे, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, उन्होंने मिलकर के इस संगठन को बनाया था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। ट्रेड मतलब व्यापार होता है, तो जितने भी भारत में व्यापारी वर्ग थे ये उनका एक ग्रुप था, है ना, उनका एक समूह था 1920 में। और ये कई बार तो ये पूछा जाता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, है ना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। तो दोस्तों जो लाला लाजपत राय थे ना, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय ये इसके पहले अध्यक्ष थे, जो आईटक है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, शॉर्टकट में इसको आईटक बोलते हैं। तो ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1920 में, आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पे हुई थी, तो बंबई में हुई थी, बंबई में हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन है, तो लाला लाजपत राय। और इसमें जितने भी व्यापारी थे उस टाइम सब लोग शामिल थे इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? ये इंडिया में पारित हुआ पहला, मतलब पारित हुआ था ये इंग्लैंड में, लेकिन इंडिया के लिए ये कोई पहला एक्ट था। तो कब था ये, क्या 1770 में था, 1773 में था, 1780 में था और या 1784 में था? तो इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, 1773। और इसी एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो बंगाल का जो गवर्नर था, गवर्नर, तो गवर्नर से क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल का गवर्नर और गवर्नर जनरल के रूप में किसे बनाया गया था, तो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं है दोस्तों, दो हैं इसमें, वॉरेन हेस्टिंग्स,
वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? जो हमारे भारत में प्रथम रेलवे था, तो रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? क्या 1838 में, 1840 में, 1853 में, 1850 में? और दोस्तों इसका आंसर करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, पढ़ते रहिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।